बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में किए थे, एनसीईआरटी लेवल के किए थे। इस हाइड्रोजन एंड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के जो चैप्टर है ये आपका, उसमें एक क्वेश्चन ये है कि ब्लीचिंग एजेंट हम किसे कहते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। उसका बड़ा सिंपल सा एक आंसर है, डेफिनेशन है। ब्लीचिंग एजेंट जो कलर को रिमूव करने का काम करता है किसी मटेरियल के, कोई फैब्रिक है, कोई फाइबर है, कोई मटेरियल है, कोई पेपर है, उसका कलर अगर हटाने का या उसको फेड करने का, डार्क है उसे फेडेड करना है, ये जो भी केमिकल ऐसा काम करता है उसको कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। दो तरह से ये काम कर सकता है, या तो हाइड्रोजन दे करके, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है ये कहीं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है वाटर से। पहले मैंने पूरी इक्वेशन लिखा रखी है आपको क्लास में। H2SO3 वाटर से रिएक्शन करेगा SO2 तो H2SO3 बन जाएगा। जब ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने पर नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है, साथ में H2SO4 फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन बनता है ये कलर्ड मटेरियल के साथ कंबाइन होके कलरलेस बना लेता है। हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के कारण, रिडक्शन करने के कारण ये होता है नेचर में रिड्यूसिंग। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि प्रोवाइड करता है, H2SO3 क्योंकि प्रोवाइड करता है एक हाइड्रोजन, यानी नेचर में ये रिड्यूसिंग है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट है। हाइड्रोजन पर को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है वाटर एंड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। जो कलर्ड मटेरियल है उससे ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन, जो कलर्ड मटेरियल है ये कलर्ड मटेरियल कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन पर ने जो ऑक्सीजन दिया उससे कंबाइन हो जाता है। क्या बन जाना चाहिए यहां, कलरलेस। तो हम इसलिए बोलते हैं कि ये मटेरियल जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट की तरह से एक्ट करते हैं। तो कुल मिला के आपको ये बात ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। तो अभी आप इसे 1 मिनट लगा के पढ़ो, दोबारा से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। हमारे पास ये ब्लीचिंग जो एजेंट होते हैं या ब्लीचिंग केमिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये मिलते जुलते से एक ही क्वेश्चन है देखा जाए तो, लेकिन अलग अलग लिख लिया हमने। हाउ डज H2O2 बिहेव एज ब्लीचिंग एजेंट। H2O2 की जगह हमने SO2 यूज कर लिया, यहाँ SO2 की जगह O3 यूज कर लिया, बस केमिकल इक्वेशन इसमें अलग अलग होंगी। तो हम इसमें पहले वाले में क्या आंसर लिखेंगे, H2O2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन का कंपाउंड है ना ये, इसलिए हम इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में भी बेसिक मीडियम में भी, दोनों में ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह से बिहेव करता है। जब हम इसे कलर्ड मटेरियल में ऐड करते हैं, कौन सा कलर्ड मटेरियल होगा, कोई फाइबर हो सकता है, कोई फैब्रिक हो सकता है, कोई कई बार ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो मेटल्स के साथ रिलेटेड हो। तो क्या होगा, ये इस ऑक्सीजन से कंबाइन होगा जो हाइड्रोजन पर बनाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये कलरलेस मटेरियल बन जाएगा। कलरलेस मटेरियल बन जाना ही ब्लीचिंग है।
ऑक्सीजन कहां से आया? H2O2 से बना। ये H2O2 डिकम्पोज होगा H2O प्लस ऑक्सीजन में। ये एटॉमिक ऑक्सीजन जब केमिकल रिएक्शन में बनता है तब हम इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन एंड जो हमारे पास सिंपल एटॉमिक ऑक्सीजन होती है उसमें फर्क होता है। ये जो ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में बनती है सिंगल एटम ऑक्सीजन का, इसको नेसेंट ऑक्सीजन हम कहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ये होता है और ये कंबाइन। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा भी ये मैंने बताया, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? हाइड्रोजन लिबरेट करता है, नेसेंट हाइड्रोजन, कलर्ड मटेरियल। ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, कलरलेस बन जाता है ब्लीचिंग की तरह से। सेम है ये वाला और ये वाला। O3 किस तरह से ब्लीचिंग एजेंट की तरह से वर्क करता है? O3 जब डिकम्पोज होता है तो बनता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर मटेरियल के साथ, बिल्कुल जैसे ये किया, कलर्ड मटेरियल के साथ जब कंबाइन करता है तो कलरलेस बना देता है। हमें जो मिल जाएगा ये एक स्ट्रक्चर। तो ये केयरफुली आपको करना है। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, लेकिन आज को मैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे थोड़ा प्रॉपरली कर रहे थे। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप इसे आंसर कर पाओ, बता पाओ, तो आप बेशक अपने पास नोटबुक रखो अपनी, उसमें से देख करके बताओ, या बुक रखो, बुक में से देख करके बताओ। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, आ सकता है इससे भी रिलेटेड, ये काम का है। डिफाइन हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होता है ये आपको पता चलना चाहिए। हाइड्रोजन इकोनॉमी से क्या मतलब है? जो हम किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन करते हैं हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन जो कि फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है, फ्यूल ज्यादा होगा तो फैक्ट्रीज में ज्यादा आसानी से चीजें स्मूथली प्रोड्यूस हो पाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन जब फ्यूल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो वाटर को वो बॉयल करता है, बॉयल करेगा तो उससे स्टीम बनेगी, स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तब इलेक्ट्रिसिटी को सेल आउट करके हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं, दैट मीन्स अर्निंग कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। प्रोडक्शन हाइड्रोजन का, उस हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाना, और इवन उस हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेटल के हाइड्राइड बनाकर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सब हाइड्रोजन इकोनॉमी में शामिल है। जितना कुछ मैंने बताया इसको आप अपनी लैंग्वेज में 1 मिनट के लिए पहले लिखो, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास डाईहाइड्रोजन होता है या H2 होता है, डाईहाइड्रोजन का मतलब, इसका यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है? मेनली तो फ्यूल की तरह से यूज होता है। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जब हम इसे बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है। जिसमें ज्यादा हीट इवॉल्व होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, वो अच्छा फ्यूल काउंट होता है। तो इसको हम इंडस्ट्रीज में, जैसे थर्मल प्लांट्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आते हैं, वहां पर हम इसको यूज करते हैं।
बड़े बड़े बॉयलर्स में वाटर को बॉयल करते हैं, फ्यूल हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हुए वाटर को बॉयल करके उसकी स्टीम बना देते हैं। स्टीम क्या करती है, वो टरबाइन को घुमाने का काम करती है। और जो डैम पर होता है, डैम पे तो वाटर को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जब ऊपर से नीचे वाटर गिरता है तो टरबाइन को घुमाता है। यहां पर स्टीम जब टरबाइन से टकराती है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए होते हैं, उसमें फैन लगे हुए होते हैं, जैसे ही वो उससे टकराएगी तो वो टरबाइन घूम जाएगा। घूम जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम सेल आउट कर सकते हैं। जब हम इसको सेल आउट करेंगे तो इकोनॉमी से रिलेशन हो गया, मींस मनी से रिलेटेड। अब हमें बनाने में इसका इस्तेमाल भी हुआ, यहां पर हमने इसे सेल आउट किया, तो इकोनॉमिकली फायदा तो तब होगा जब कुछ बचत हो रही होगी। तो मींस ये एक ऐसी टेक्निक है, इट इज मींस हाइड्रोजन इकोनॉमी इज ए टेक्निक to produce and use of dihydrogen in an efficient way so that it become beneficial। और इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा खर्चा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का अपना प्रोसेस है, पहले उसे मेटल हाइड्राइड में बदलो, फिर उसे वापस H2 में बदलो, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन के अलावा इसके यूजेस हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो एक ये आपको टर्म पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है और इसका क्या यूज किया जा रहा है आजकल। एक और टर्म या एक और डेफिनेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी ये भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं जो दूसरे नंबर पर अब मैं आपसे पूछने वाला हूं। ये हमें डिफाइन करना है हाइड्रोजनेशन, यूज तो बाद में करते हैं, पहले देखते हैं हाइड्रोजनेशन कहते हैं हम किसको हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ, इस बात को मत भूलना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये बात जरूर ध्यान रखनी है, कैटलिस्ट जरूर बोलना है, बिना कैटलिस्ट के ये ऐड नहीं होते। इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, और एक और नाम है इसका, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कौन होते हैं कैटलिस्ट यहाँ? कैटलिस्ट या तो निकल होता है, या प्लेटिनम होता है, या पैलेडियम होता है। क्या रिएक्शन होगा? एल्कीन। अब एल्कीन तो इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, नोनीन, डेकेन, आइकोसीन, 20 कार्बन का कोई हमारे पास एक चेन है, उसमें एक डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन तो वो भी है। तो मैं किसी भी एल्कीन की बात कर रहा हूं, यहां पर आर लिख देता हूं।
यहाँ आर में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड किसी लंबी चेन वाले कंपाउंड में अगर मौजूद है तो भी H2 के साथ रिएक्शन देगा, और ये H2 के साथ एडिशन निकल प्लेटिनम की प्रेजेंस में देख करके RCH3, ये H तो पहले से थे, ये H पहले से है, ये वाले जो H हमने ऐड किए हैं, तो अगर मैं इस H को शो करता हूं डिफरेंट तरह से, मतलब H2 ये ऐड किया मैंने, तो एक H यहां पर आ गया, एक H यहां पर आ गया, ये वाला पार्ट अब सेचुरेटेड हो गया, सेचुरेटेड। ये वाला पार्ट फिलहाल अभी अनसेचुरेटेड था लेफ्ट हैंड पर। दूसरे चैप्टर से रिलेट करना हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 था, अब हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो गया। जब हम वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं तो वेजिटेबल ऑयल एक ऐसा कंपाउंड होता है दैट इज नॉट एल्कीन, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसमें फंक्शनल ग्रुप यहां कुछ और है, ये कोई मॉलिक्यूल है, ऑयल का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एक कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है। जब अनसेचुरेटेड फैट होता है, अनसेचुरेटेड फैट इज ऑयल, मीन्स unsaturated fat is liquid at room temperature। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, क्या फर्क पड़ जाएगा, ये लिक्विड होगा। लेकिन जब मैं, तो ये क्या चीज है, इनफैक्ट ऑयल है, ऑयल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहीं दूसरे फंक्शनल ग्रुप है, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप और होते हैं इसमें, उससे लेना देना नहीं कुछ। लेकिन इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से मतलब है, जब हम इसमें H2 ऐड कर देते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ ये पार्ट तो जू का तू रहेगा, इसमें तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पर H2 एंड H थे पहले से मौजूद, वैलेंसी देख रहे हैं ना हम इसकी, यहाँ पर H2 एंड H, तो ये वाला H2 इस पर ऐड होकर सेचुरेट कर देगा, इसको यहां मिल जाएगा सेचुरेशन। नाउ दिस इज सेचुरेटेड फैट, इसका नाम क्या होगा, सेचुरेटेड फैट। आप अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उस पर भी पढ़ते हो अनसेचुरेटेड फैट, कभी पढ़ना ध्यान से, ऑब्जर्व किया करो, ब्रेड आती है आपके पास, उस पर पढ़ा करो क्या क्या लिखा है, बारीक बारीक सा लिखा होता है, फैट, सॉल्ट इतना है, प्रोटीन इतना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, सेचुरेटेड फैट कितना है, अनसेचुरेटेड फैट कितना है, तो वही है इनफैक्ट ये सारी चीजें। एक ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट की बात अलग है, अभी यहाँ पर हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमसे हाइड्रोजनेशन पूछा है, तो ऑयल को फैट में, क्योंकि ये सेचुरेटेड हो गया है, तो सेचुरेटेड जो होता है सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, और इसको नाम देते हैं हम फैट, या वनस्पति घी बोला जाता है। फैट तो ये भी है इनफैक्ट, लेकिन ये अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है, तो हम अपनी भाषा में इसको घी बोलते हैं। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हमने नाम दिया हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या बताया मैंने, हाइड्रोजिनेशन मींस H2 का एडिशन किसी भी एल्कीन पर, और यूज इसका ऑयल से फैट बनाने के ये काम आता है। दूसरा एक और देखो इसके बाद, एक डेफिनेशन क्या आ सकती है, सिन गैस आ सकती है। क्या होती है सिन गैस, इसके बारे में हम जानते हैं। सिन गैस डाइहाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के एडिशन मिक्सचर को कहते हैं, एडिशन नहीं मिक्सचर दोनों। कार्बन मोनो डाइहाइड्रोजन क्या चीज है, H2, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम बोलेंगे कि ये सिन गैस है, और इसका यूज क्या करते हैं हम, मिथेनॉल बनाने में। दोनों गैसेस होती हैं ये, फ्यूल तो ये है ही है।
it is used to produce मिथेनॉल। क्या चीज है मिथेनॉल? मिथेनॉल होता है CH3OH, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन। तो जब हम इस H2 को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कार्बन 3H इधर आ गया CH3O, और एक जो बचा हुआ H है ये आ गया, क्या बन गया? CH3OH। हाई टेम्परेचर पर ये सारा कुछ बन रहा होता है, और इस पूरे को सिनगैस तो ये हो ही गई, या हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। शॉर्ट में सिन क्या चीज है? सिंथेसिस से लिया गया है, और दूसरा नाम इसका क्या है? सिंथेसिस गैस। मतलब मिथेनॉल को सिंथेसिस करने वाली गैस, मतलब ये है सिंथेसिस गैस भी हम इसे नाम दे सकते हैं, सिन गैस भी नाम दे सकते हैं। एक और तीसरा नाम हम क्या दे रहे हैं इसको, वो तो आप पहले से जानते हो, वाटर गैस। वाटर गैस हम इसे नाम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिन गैस कैसे बनाई जाती है। ये तो मैंने जो फिलहाल बताया कि सिन गैस से हम मिथेनॉल बनाते हैं। सिन गैस का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? मान लो अगर क्वेश्चन आता है, हाउ सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड। कैसे बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन लेते हैं हम। क्या हाइड्रोकार्बन? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मेनली एल्केन लेते हैं। हम इस हाइड्रोकार्बन को कार्बन की प्रेजेंस में, कार्बन पाउडर की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोकार्बन लिया, स्टीम लिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लिया, लगभग लगभग 1200 केल्विन टेम्परेचर यूज किया जाता है। तब फॉर्मेशन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 की। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 का मिक्सचर सिन गैस कहलाता है या वाटर गैस कहलाता है। मीथेन है मेरे पास। अब हाइड्रोकार्बन में डिफाइन कर रहा हूं यहां, हाइड्रोकार्बन इथेन, मीथेन, प्रोपेन, तो मैं अब यहां यूज कर सकता हूं CH4। स्टीम क्या है? H2O है। गैसियस स्टेट में अगर H2O है तब हम उसे स्टीम बोलेंगे। टेम्परेचर हमने कर दिया 1200 केल्विन। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, साथ में H2 बन गया। इसके कॉम्बिनेशन को हम नाम दे रहे हैं सिन गैस। तो हाउ सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड? बाय हीटिंग स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन। या एक और है दूसरा तरीका, एक और भी है, बाय हीटिंग पाउडर्ड कार्बन, कार्बन प्लस स्टीम गैस। वाटर अगर गैसियस स्टेट में है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बन जाता है मिक्सचर। ये क्या है? पाउडर्ड कार्बन। चारकोल बोल सकते हैं हम इसे। पाउडर्ड कार्बन को क्या बोला जाता है? चारकोल बोला जाता है या कोक बोला जाता है। इसमें कार्बन का बहुत अमाउंट होता है। तब हम इसको इंटरेक्ट करते हैं अगर H2O के साथ, तब हम इसे बोलेंगे कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सिन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या यूज है सिन गैस का? दोबारा सोचो। सिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है मिथेनॉल बनाने में। जब हम मिथेनॉल बनाना चाहते हैं तब सिन गैस को फर्दर हीट करते हैं और ये आपस में कंडेंस होकर CH3OH में कन्वर्ट हो जाती है।
जैसे बाकी के क्वेश्चंस किए हमने, उसी तरह से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाटर शिफ्ट रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। जब हम डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तब ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है क्या ये? इट इज अ रिएक्शन, है तो केमिकल रिएक्शन नहीं, इट इज रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, डाइऑक्साइड नहीं, CO है ये, एंड वाटर ऑफ, कहां पे होता है ये सिंथेसिस गैस में होता है, ऑफ सिन गैस विद, बाहर से और क्या ऐड कर देंगे हम? स्टीम, बाहर से और ज्यादा स्टीम हमने ऐड कर दी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये बात याद रखनी जरूरी है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, ये जब दोनों हम हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इन्हें, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड साथ में क्या मिल जाएगा? यहां कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फॉर्मेशन होगी एक हाइड्रोजन की। ये एक मिनट, मैंने ये गलत लिख दिया, वाटर को लिख दिया मैंने ये सिन गैस, ये नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 को, H2O नहीं, H2, ये O हटाना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 विद स्टीम, अब कहलाएगा ये सिन। मैंने H2O ये गलत लिख दिया था। तो क्या होता है जब हमने इसमें CO एंड H2O के मिक्सचर में वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने पर CO2 बन जाएगा एंड H2 बनेगा। ये हाइड्रोजन तो पहले भी बन रहा था, लेकिन अब ये वाटर की प्रेजेंस में और ज्यादा हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया। तो यहां अगर हम ज्यादा अमाउंट बनाना चाहते हैं इस चीज का, डाइहाइड्रोजन का, तब हम वाटर बाहर से ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ H2। हम स्टीम बाहर से ऐड करके रिएक्शन को शिफ्ट कर लेते हैं H2 बनाने की तरफ। देखो समझ नहीं आई बात तो दोबारा से एक बार देखो। हमारे पास क्या था? CO एंड H2 का मिक्सचर था, इसमें H2 है, ये बन गई। अब हम चाहते हैं कि H2 ज्यादा हो जाए, तो हमने बाहर से इसमें स्टीम मिक्स कर दिया। स्टीम मिक्स करने से H2 तो ये है ही हमारे पास, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 प्लस H2, ये H2 है ही, तो हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंथेसिस गैस नहीं बचा, लेकिन डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो गया, ज्यादा डाइहाइड्रोजन बन गया। तो जब कभी हम डाइहाइड्रोजन बनाना चाहते हैं तो सिन गैस में वाटर वेपर्स यानी स्टीम ऐड करके हम रिएक्शन को शिफ्ट कर लेते हैं H2 की तरफ। शिफ्ट हो गया ना ये, इससे हाइड्रोजन बन गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये वाटर शिफ्ट रिएक्शन है। क्या करते हैं, यूज क्या हुआ इस रिएक्शन का? क्या यूज है इस रिएक्शन का? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू शिफ्ट और टू इंक्रीज यील्ड ऑफ, यील्ड मतलब प्रोडक्शन,
डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन का प्रोडक्शन, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डाईहाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सिन गैस में वाटर वेपर्स मिक्स कर देते हैं। समझ आ गई ये बात? अब ये कहां से आएगा, कहां से आता है ये? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं? हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हम करते हैं कार्बन। कौन सा कार्बन? पाउडर्ड, जिसे हम कोल कहते हैं या कोक कहते हैं। जब हम इसको H2O के साथ, गैसियस है, स्टीम है, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 बनता है। इसमें हम बाहर से और ऐड कर देते हैं क्या? H2O, स्टीम यानी गैस, और क्या बन जाएगा? H2 ज्यादा बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये ओवरऑल वाटर शिफ्ट रिएक्शन है, यानी वाटर का इस्तेमाल हमने किया। यहां इंपॉर्टेंट बात है, ये आ सकता है वाटर शिफ्ट से रिलेटेड कोई भी बात छोटी मोटी आपसे पूछी जा सकती है। हाँ, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। ये वाली बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये वाली बात भी डायरेक्ट ही लिखी गई है आपके सिलेबस में। क्या बताने जा रहा हूं मैं इसके बाद आपको? फ्यूल सेल। देखो, सेल होते हैं हमारे पास, बैटरी जो होती है ना, जो आप यूज करते हो, किसी भी टाइप की बैटरी, मोबाइल में बैटरी होती है, और बैटरी आप रिमोट में यूज करते हो, बैटरी आप कार में यूज करते हो। ये बैटरी अलग टाइप की हैं। इस बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता रहता है, साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। एक कोई बैटरी है, आप इमेजिन करो। फ्यूल बैटरी में एंड सिंपल बैटरी में क्या अंतर है वो मैं बताना चाह रहा हूं, पहले ये बात जान लो आप। बैटरी है, अब यहाँ पर कुछ भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं अलग अलग, जब आप पढ़ोगे, इसकी डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ MnO2 होता है, जिंक होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ये सब आपस में कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन को हम एक वायर में से दौड़ा देते हैं अगर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हमने एक फिक्स अमाउंट केमिकल का इसके अंदर भर रखा है, फिक्स अमाउंट, मेरी बात पे ध्यान देना, फिक्स अमाउंट। हम इसे फ्यूल नहीं बोल सकते। फ्यूल वो होता है जो सप्लाई किया जाता है बार बार। हम अगर कार लेके आते हैं कहीं शोरूम से, तो उसमें हमें बार बार फ्यूल डलाना पड़ता है, यह है फ्यूल। हम कहीं अगर कोई और चीज यूज करते हैं, फ्यूल मतलब जैसे हम घर में जो बर्नर होता है, स्टोव होता है, वो जलाते हैं, खाना पकाते हैं, तो हमें बार बार सिलेंडर ला करके बाहर से चेंज करना पड़ता है। दिस इज फ्यूल। सारी एनर्जी को फ्यूल नहीं बोलते हम। फ्यूल बाहर से सप्लाई किया जाता है। बैटरी उसको बोलते हैं जो इंटरनली बस एक बार हमने उसको अंदर रखकर उसके जो भी केमिकल्स हैं या जो भी कुछ लिया है उसको हमने क्लोज कर दिया, अब बाहर से हम उसे कुछ सप्लाई नहीं करेंगे। ये है बैटरी। हाँ, उसे रिचार्ज कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, वो फ्यूल नहीं कहलाएगा। फ्यूल कहते हैं हम उस मटेरियल को जो रिपीटेडली बाहर से सप्लाई किया जाता रहता है। तो ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कोई हमारे पास सिस्टम होता है, तो उसे तो हम सिंपल बैटरी नाम दे देते हैं, सेल बोल देते हैं उसको, फ्यूल सेल हम नहीं बोल सकते। फ्यूल सेल कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी तो ले रहे हैं लेकिन बाहर से रेगुलर फ्यूल ऐड करते रहते हैं। यानी हम ये जो हमारा थर्मल प्लांट है, इसे बोल सकते हैं कि ये फ्यूल सेल है, बहुत बड़ा फ्यूल सेल है। हम बाहर से रेगुलर फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल बाहर से ऐड करते रहते हैं, वो बर्निंग करता है, उससे स्टीम बनता है। लेकिन कोई छोटे सिस्टम में भी हम ले सकते हैं ये, जैसे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो कहीं किसी रॉकेट में या किसी में अगर मूव कर रहे हैं तो बाहर से हम उसे रेगुलर फ्यूल सप्लाई करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। वो टाइम टू टाइम उसमें फ्यूल डालते रहते हैं। तो ये एक ऐसी
बैटरी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हो लेकिन बाहर से हमें फ्यूल ऐड करना पड़ रहा हो, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं कि ये फ्यूल सेल है। समझ आ गई ये बात? अब फ्यूल किसी भी फॉर्म में हम ऐड करें तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। एक हम क्या बोलेंगे? हाँ, जनरेटर को बोल सकते हो बड़ा, लेकिन वो जनरेट कर रहा है तो बड़ा है। यूजुअली बैटरी उसे कहते हैं हम जो पोर्टेबल होती है, जो छोटा सा जनरेटर होता है उसे बोला जा सकता है कि ये जनरेटर, छोटा जनरेटर बोला जा सकता है। तो बात आ रही है, अब क्वेश्चन आ रहा है किस चीज का? फ्यूल सेल का। किसे कहेंगे फ्यूल सेल? इट इज ए डिवाइस, फ्यूल सेल। देखो डेफिनेशन पक्की याद कर लो हर चीज की, भले ही आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है लेकिन डेफिनेशन आपको फिर भी याद होनी चाहिए। फ्यूल सेल और बैटरी और डिवाइसेस एक नहीं होता, बहुत सारे टाइप की होती है। आप +2 में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब ये सारे टाइप्स पढ़ोगे। और डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट। जब तक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? आयंस नहीं होंगे, दैट मीन्स जब तक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें और बाकी फ्यूल में फर्क होता है। देखो ये क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें, सिर्फ इंजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन फ्यूल ऐड करते चले जा रहे हैं, एक और बात आ जाएगी यहाँ। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को इस तरह से हम नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर हम जो यूज करते हैं एक टेक्निक, उसमें हम चार्ज का मूवमेंट करते हैं, वहां कोई केमिकल रिएक्शन यूज नहीं करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होते हैं उसमें। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड फ्यूल सेल में फर्क होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन जस्ट पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड फ्यूल सेल, तो इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि फ्यूल सेल में हम रेगुलर बाहर से थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद फ्यूल सप्लाई करते रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक टाइम इंटरवल कोई नहीं होता कि हम उसके बाद कोई फ्यूल सप्लाई करें। एक बार यूज होता है, यूज होने के बाद या तो हमें उसे रिचार्ज करना पड़ेगा, टर्मिनल अपोजिट करके इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देनी पड़ेगी, या फिर वो यूज एंड थ्रो वाली बैटरी होगी, वन टाइम जो यूज की जाती है इस तरह से। तो एक ये मैंने फ्यूल सेल बताया। यहां तक आपके ये जो सब्जेक्टिव टाइप के जिस तरह के भी क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट जितने भी थे एनसीईआरटी के, ऑलमोस्ट क्या सभी करा दिए मैंने, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला पार्ट छोड़कर। हमें सिंपल सा एक ये क्वेश्चन दिया है, नॉन मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, मेटेलॉइड के ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन है। नॉन मेटल क्या है? सल्फर है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O5, सल्फर का ऑक्साइड SO2, SO3, क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7। बात इनकी की गई है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं ना, ये वाली बात तो आपको पता ही है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एसिडिक बिहेवियर बढ़ता चला जाता है, ये जानते हो बात। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, जैसे Na2O, जैसे MgO, जैसे
CaO क्यों बेसिक है ये नेचर में? जब हम इसमें वाटर मिक्स कर देते हैं, H2O मिक्स करते हैं तो बेस बन जाता है, CaOH ट्वाइस बन जाएगा। MgO में जब हम वाटर मिक्स कर देते हैं, डिजोल्व किया ना, क्या बन गया? MgOH ट्वाइस। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? वाटर में OH नेगेटिव बनाएगा। Na2O जब हम इसको वाटर में मिक्स कर देते हैं तो NaOH बन जाएगा। ये जो NaOH है OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, एल्केलाइन है ये। मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने पर एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब मैं नॉन मेटल, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन या और कोई, ये सब नॉन मेटल्स हैं, इनको वाटर में मैं डिसॉल्व करता हूं, वाटर में डिसॉल्व कर दो H2O, क्या बनेगा? HNO3। क्या चीज है ये? एसिड है। क्या देगा वाटर में? H पॉजिटिव देगा। तो H पॉजिटिव दिया इसने, नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। सल्फर का ट्राइऑक्साइड ले लो, जैसे SO3 है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करता है। Cl2O7, Cl2O7 क्या चीज है? ऑक्साइड है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं H2O में तो HClO4 बन जाता है। दो मॉलिक्यूल HClO4 के बन जाना क्या इंडिकेट करेगा? कि यहां पर Cl2O7 का एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। न्यूट्रल कौन से होते हैं? कुछ होते हैं एलिमेंट ऐसे जिनके न्यूट्रल होते हैं, और नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा इसमें वीर महेंद्र। आंसर होगा एसिडिक सॉल्यूशन। दिस विल बी आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें। ऑर्डिनरी वाटर इज नॉट यूज्ड एज मॉडरेटर। मैंने ये एक एप्लीकेशन बताई थी आपको, अगर मेरी बात आप ध्यान से सुनते हो तो ये सब ऑब्जेक्टिव करके आओगे अच्छी तरह से। बोल रखा है मैंने आपको, अब तो सारा का सारा रिकॉर्डेड है। पेपर भी मेरे पास आएगा तो रिकॉर्डिंग में मैं दिखा दूंगा थ्योरी कहाँ कब पढ़ा रखी है। जैसे यही क्वेश्चन आया तो ये थ्योरी मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखी है। हैवी वाटर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके उनकी स्पीड को थोड़ी सी स्लो कर देता है। क्या होगा? क्या हम आंसर करेंगे इसमें? पूरा एक वे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया गया। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं हमारे पास, उसमें न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियस को बम्बार्ड करने के लिए, ताकि हम उसे स्प्लिट कर सकें। तो ये इनको रेगुलेट करना जरूरी है। रेगुलेट करने का मतलब कभी हमें इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कभी हमें इसकी स्पीड कम करनी पड़ती है। अब ये पार्टिकल ऐसे होते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल तो है नहीं, इन पर तो न्यूट्रलिटी है, लेकिन अगर फास्ट मूविंग है तो ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हैवी वाटर के टैंक से इसे पास करा देते हैं। पास करने पर इनकी स्पीड पहले से कुछ कम हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम हो जाती है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? अगर ये D2O है तब तो ये एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये H2O है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जू के तू निकल जाएंगे। जो स्पीड यहां पर थी वो स्पीड यहां पर रहेगी। तो ऑर्डिनरी वाटर इज नॉट यूज्ड एज मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब स्पीड कम करने वाला, नाम से ही पता चल रहा है ना। इट कैन नॉट शो, इट कैन नॉट स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन के आंसर को आप बोलोगे कि ये ए है। डन हो गई ना बात? नेक्स्ट देखो, इसके बाद देखते हैं। ब्रैकिश वाटर मोस्टली कंटेन कैल्शियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड, बेरियम का सल्फेट, मिनरल एसिड्स। वाटर बहुत सारे नेचर में, बहुत सारे टाइप के वाटर हैं। कोई कुएं का पानी है, कोई नदी का पानी है, कोई पानी समंदर का है, कोई तालाब का पानी है, कोई
अंडरग्राउंड वाटर है, कोई टैप वाटर है, कोई टैंक का वाटर है, कोई ओआर का वाटर है, ये सारे पीने वाले पानी हो सकते हैं। एक पानी अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो आपने वो खारा पानी बोलते हैं। कौन सा? वो जो बिल्कुल नल में से निकलता है ना, वो हैंड पंप जो होता है, कई बार वो ऐसा होता है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग सा होता है, उसमें ठीक ठाक मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है। खारा पानी जिसे बोला, वो पीने लायक होता तो है लेकिन यूजुअली उसको पीने में टेस्ट नहीं आता है। तो अगर काफी सारा सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है तब हम उसे ब्रैकिश वाटर बोल रहे होते हैं। NaCl की काफी मात्रा अवेलेबल होती है खारे पानी में, जो बहुत अच्छा पीने का पानी नहीं कहलाता है। तो ये हमारा आंसर जो है वो सी होना चाहिए। इसमें याद रखने की प्रॉब्लम है, ये याद रखनी पड़ेगी। TiH 1.73 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब इससे क्या इजी क्वेश्चन होगा, थोड़ा केयरफुली पढ़ो। TiH अब नॉन स्टिक्योमेट्रिक हो गया ना ये तो। अब अगर नॉन स्टिक्योमेट्रिक है तो कैसा होगा भाई? मेटेलिक होगा, मेटल के साथ होगा ये। एक तो आयनिक, आयनिक वाले भी मेटल होते हैं लेकिन ये स्टिक्योमेट्रिक होते हैं। बड़ी क्लियरली आपको सारा डिफरेंस बता रखा है। आयनिक हाइड्राइड है जैसे NaH CaH2, रेशो फिक्स है 1:2 1:1, AlH3 1:3। लेकिन जो मेटल होते हैं हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल्स, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, आयरन या F ब्लॉक मेटल्स होते हैं, उनके बीच में वॉइड्स में आके हाइड्रोजन फिक्स हो जाता है, उसका कोई फिक्सेशन नहीं है, ज्यादा हो गया कम हो गया, ये बोले जाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को मेटलिक हाइड्राइड भी बोला जाता है, बोल सकते हैं। मेटलिक हाइड्राइड मेटल के ही तो है ये, कॉपर का है, कोबाल्ट का है, निकल का है, तो हमें आंसर इसमें मेटलिक हाइड्राइड सी करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन के ऑप्शन अलग भी हो सकते हैं। कौन से मेटल का? डी ब्लॉक का। कौन से मेटल का? एफ ब्लॉक का। पॉलीमेरिक हाइड्राइड नहीं, पॉलीमेरिक तो वो होते हैं जैसे B2H6 था, B2H6 में 2 जुड़ गए, 3 जुड़ गए, B5H11 हो गया सपोज करते हैं। बहुत सारे बोरोन एक दूसरे से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़ते चले गए। पॉलीमर मतलब बहुत सारे जुड़ गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो ये एग्जाम्पल हमने ऐसा नहीं कि समझ के किया या कुछ याद रख रखा था पहले, बस हमने इस हाइड्रोजन की मात्रा देखी या नॉन स्टिक्योमेट्रिक है, वहां से हमने इसको अंदाजा लगाया। इसको अभी छोड़ दो, अभी करेंगे इसको बाद में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला पार्ट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कंपेयर्ड इन हैवी एंड सिंपल वाटर। हैवी वाटर क्या है? D2O है। सिंपल वाटर क्या है? H2O है। तो आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बतानी है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, बोझ डालो दिमाग पे। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, D2O में यानी हैवी वाटर में एंड सिंपल वाटर में पोलैरिटी देखी जाए, दिस इज मोर पोलर। डिसॉल्व करने का एक रूल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या है? आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक डिसॉल्व हो जाता है। आयोनिक कंपाउंड है, जितना ज्यादा पोलर होगा उसमें आयोनिक ज्यादा डिसॉल्व होगा। लेस पोलर में लेस सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल। मोर पोलर में आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर पोलर। वाटर में क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है, आयोनिक कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड,
लिथियम क्लोराइड, CaCl2, ये आयनिक कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे। तो solubility of ionic compound as compared in heavy and simple water, lower in heavy water। हायर तो नहीं होगी, ये बात करेक्ट है, सेम तो नहीं होती है क्योंकि दोनों की पोलैरिटी अलग अलग होती है। सिंपल वाटर में ज्यादा पोलैरिटी होती है, तो हमें आंसर करना चाहिए इसका लोअर इन हैवी वाटर। दैट मीन्स आंसर हम रिपोर्ट कर देंगे इसका बी, ये रहेगा आंसर। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय H2O2। H2O2 क्या चीज है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, HOO, ये वेल हाइड्रोजन परऑक्साइड का आ गया है कि रिएक्शन, हाइड्रोजन परऑक्साइड है नहीं है हमारा, लेकिन चलो फिर भी आ गया तो मैं कर दूंगा, आपकी रेंज से बाहर नहीं है। आयरन 3 पॉजिटिव से रिएक्शन करे, ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। रिड्यूसिंग का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो H2O2 होता है दोनों तरह से एक्ट करता है। -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये -1 से -2 में भी आ सकता है, -1 से ये 0 में भी आ सकता है। 0 में आने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, +1 इलेक्ट्रॉन, तब ये ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग कहलाता है। तो H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उल्टा लिख दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो -2 होगा, सॉरी। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो -1 से -2 हो गया, अब ये कहलाया ऑक्सीडाइजिंग। इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दे दिया, दैट मीन्स ये कहलाया रिड्यूसिंग, और ये 0 में आ गया या प्लस में आ गया। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सब के सब मेटल्स हैं, सिल्वर पॉजिटिव है, आयरन 3 पॉजिटिव है, KMnO4 में मैग्नीज, ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां 7 पॉजिटिव है। इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, सीख रखा है आपने कैसे निकालते हैं ये। तो यहाँ 7 पॉजिटिव हो गया, यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 6 पॉजिटिव हो गया। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय H2O2, मतलब किसको ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव हैं यहाँ 7 पर एंड 6 पर, तो इन्हें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये तो इससे बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहां भी हैं 3 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 पॉजिटिव है। 1 पॉजिटिव है तो ये स्टेबल भी होता है, सिल्वर 1 पॉजिटिव, इसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। तो Ag2O ही हमारा आंसर होगा। ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है? एजेंट जिसपे ज्यादा पॉजिटिव होते हैं वो बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा। सिल्वर 1 उस पे तो एक ही पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लेगा। ज्यादा तेजी से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? जितने ज्यादा पॉजिटिव हैं उतना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी ये उसे रिड्यूस कर देगा। तो कौन नहीं कर पाएगा रिएक्शन? Ag2O। ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। आंसर हमें इसका लिखना होगा ए आंसर हम इसका रिपोर्ट करेंगे। चलो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कस। आज की क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूं। कल टेस्ट के लिए रेडी रहोगे सब लोग, टेस्ट दे देना बस, मेहरबानी करके, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, टेस्ट देना ही देना है सब।